कैसे हैं आप? आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सराहा है, बहुत सारे कमेंट्स किए और सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन दी गई है, उस पर सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से मेरे वीडियो को देखते रहें। कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालें। हम पिछले वीडियो में ये पढ़े थे कि साक्ष्य विधि कहाँ लागू होती है और कहाँ लागू नहीं होती। आज हम ये देखेंगे कि धारा 3 क्या कहती है। धारा 3 में कुछ शब्दों का बारे में बताया गया है, उनके अर्थ बताए गए हैं और मुख्यतः ये बात लिखी है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, इस शब्द का अर्थ ये होगा। तो यहाँ जो भी शब्द दिया गया है उसका अर्थ साक्ष्य विधि के अनुसार ही निकाला जाएगा। जब कार्रवाई चले और साक्ष्य का मैटर हो तब उसका अर्थ वही निकाला जाएगा जैसा इस विधि में दिया गया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनकी परिभाषा दी गई, हम ये कह सकते हैं कि निर्वचन खंड में इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। पहला दिया है न्यायालय। तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश तथा और मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। दो भागों में इस परिभाषा को बताया गया है। पहला ये कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट न्यायालय में शामिल है। मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश में मध्यस्थ शामिल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय की परिभाषा में इस अधिनियम में मध्यस्थों को शामिल नहीं किया गया है, पंचों को शामिल नहीं किया गया। परिभाषा का दूसरा पार्ट यह है कि मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है। अर्थात विधि ने या विधियों ने जिस व्यक्ति को वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है वो इस साक्ष्य विधि के अनुसार न्यायालय है। तो बड़ा स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ वो व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है वो न्यायालय है। दंड प्रक्रिया संहिता में भी न्यायालय की परिभाषा दी गई, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की परिभाषा इस धारा 3 की परिभाषा में न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आती है, उसे शामिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 284 और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 में कमीशन के माध्यम से साक्ष्य लिए जाने का प्रावधान है। हम किसी साक्षी के साक्ष्य लेने के लिए न्यायालय कमिश्नर जारी कर सकता है और उसे प्राधिकृत कर सकता है कि उस साक्षी के शपथ पर कथन अंकित करे। तो जब ऐसी कोई कार्रवाई की जा रही है तो ये धारा 284 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 17 एक आदेश 26 नियम 17(1) के अंतर्गत जो न्यायालय है कमिश्नर का कार्य कर रहा है, जो कमिश्नर है न्यायालय का काम कर रहा है, वो भी न्यायालय की परिभाषा में शामिल है। तो ये बहुत स्पष्ट बात हुई कि इस एक्ट के अनुसार जो वैध रूप से शपथ पर साक्ष्य ले सके वो न्यायालय है, या फिर जो मजिस्ट्रेट है वो न्यायालय है, या फिर जो न्यायाधीश है वो न्यायालय है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्यालयों में, अधिकरणों में, ट्रिब्यूनल्स में प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाइयां चलती हैं, परंतु उन्हें वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। और जब वे कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिन्हें वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है तो वह उस समय न्यायालय नहीं है। इसी प्रकार अगली हम परिभाषा देखें तो अगली परिभाषा इसमें तथ्य की दी गई। तथ्य इस साक्ष्य विधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि पूरे केसों की विवेचना तथ्यों और विधि के आधार पर ही होती है। न्यायालय के समक्ष पक्षकार जो अपनी समस्या प्रस्तुत करते हैं वो तथ्य के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, और जब उन तथ्यों का विधिक अवधारण करते हुए निराकरण किया जाता है तब विधि की आवश्यकता होती है। तो हम ये व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पढ़ेंगे कि
विवादक तथ्य तथ्यात्मक भी होते हैं और विधितः भी होते हैं, विधि के प्रश्न और तथ्य के प्रश्न। परंतु अभी हम यहाँ सिर्फ तथ्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तथ्य की परिभाषा कैसे दी गई है कि ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों से बोधगम्य हो, वो उनका अर्थ तथ्य लगाया जाए। कोई भी वस्तु जो किसी सीरीज में रखी है, किसी व्यवस्थित तरीके से रखी है, उसका कोई व्यवस्था की गई है, उनका कोई संबंध है जो किसी मनुष्य के इंद्रियों से बोधगम्य। मनुष्य के पास कितनी इंद्रिय है? मनुष्य के पास देखने की इंद्रिय है, कान से सुनने की इंद्रिय है, मुंह से बोलने की इंद्रिय है, स्पर्श करके छू के देखने की इंद्रियां हैं, ठीक है, स्वाद लेने की इंद्रिय है। तो ऐसी इंद्रियों से अगर किसी तथ्य का बोधगम्य होता है, उस मनुष्य को पता चलता है कि वास्तव में कोई वस्तु की अमुक दशा है, ऐसी अवस्था है, वस्तुओं का ऐसा क्रम है, तो फिर वो एक तथ्य है। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे ए और बी के बीच में झगड़ा हो जाता है, ए बी को मार देता है, बी ये कहता है कि उसकी हड्डी टूट गई, उसको दर्द है, तो दर्द वो स्वयं महसूस करता है, इसलिए ये तथ्य है। और हड्डी टूटने के बारे में उसको चिकित्सा ले जाए, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन ने एक्सरे के माध्यम से देखा कि उसको फ्रैक्चर हुआ है। परंतु हम ये कहेंगे कि जब उस एक्सरे रिपोर्ट को किसी चिकित्सक ने देखा और उसकी इंद्रियों से ये बोधगम्य हुआ कि बी को हड्डियों में फ्रैक्चर है, तब ये कहा जाएगा कि बी को हड्डियों में फ्रैक्चर है, क्योंकि ये चिकित्सक की इंद्रियों से बोधगम्य हुआ है। इसी प्रकार इसका कॉलम 2 ये कहता है कोई मानसिक दशा, किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जिसका भान किया जा सके। भान बहुत सरल शब्द है। भान का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि उस चीज के बारे में अनुमान ले लेना, उस चीज के बारे में अनुमान लगा लेना, वो भान है। ये शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं। कई बार हमारे पिताश्री घर में रहते हैं और हम कोई मस्ती करते हैं तो हमारी माताजी हमको ऐसे डांटती है कि तुझे इस बात का भान नहीं है, पिताजी घर में है और तुम मस्ती कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुमको इस अस्तित्व के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पिताजी घर में हैं, तो आपको मस्ती नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य की मानसिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान लगा लिया जाए, तो ये शब्द कहा जाएगा कि उस व्यक्ति की मानसिक दशा का अमुक व्यक्ति को मानसिक भान हो चुका है, उसे उसका पता लग चुका है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके हम उदाहरण स्वरूप 2 शब्द लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह अपराध को सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध करेंगे, उसकी मानसिक दशा कैसे सिद्ध करेंगे। 2 परिस्थिति है, या तो वो संस्वीकृति करे, अपनी बात बता दे, या फिर वे परिस्थितियां जिन परिस्थितियों के आधार पर हम उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सके, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो ये समझा जाएगा कि हमने उसकी मानसिक दशा का भान कर लिया। मानसिक दशा में बहुत सारी चीजें शामिल है, आशय, ज्ञान, इच्छा, सद्भाव, दुराशय, तो हमने उन चीज का भान कर लिया। जब न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को रखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये एक तथ्य है, एक तथ्य के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो सके। तीसरी परिभाषा इसमें दी गई है सुसंगत की। ये सुसंगत की परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जब आगे एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इस शब्द का प्रयोग होता है, सुसंगत। तो सुसंगत है क्या? तो सुसंगत, पहले हम परिभाषा पढ़ लें। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। देखिए यहां आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में जब हम धारा 6 से लेकर 55 तक पढ़ेंगे तो यहां यही बताया गया है कि कोई तथ्य सुसंगत है, और इसको समझेंगे तो ये स्पष्ट हमारे समक्ष में आएगा कि कोई तथ्य इस अधिनियम के अनुसार किसी दूसरे तथ्य से किस प्रकार संसक्त किया गया है। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं
कि कोई तथ्य हमें भले ही अच्छे लगते हों व्यक्तिगत रूप से, या व्यक्तिगत रूप से हम उनको मानते हैं कि इससे हम किसी घटना का, किसी समस्या का हल निकाल लेंगे, परंतु वो सुसंगत तब तक नहीं है जब तक इस अधिनियम के अनुसार एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य से जुड़ा ना हो, संसक्त ना हो। मैं इसका सरल उदाहरण आपको ऐसे समझाना चाहता हूं कि जैसे महिलाएं अपने गले में माला पहनती हैं, तो उसको हम सिंपल माला कहते हैं, परंतु जो विवाहित महिला है अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है, वो भी है माला, परंतु हम उसे मंगलसूत्र कहते हैं। क्यों? इसलिए उसे मंगलसूत्र कहते हैं कि वो विधि की प्रक्रिया के अनुसार उस माला में जो क्रिया की गई है, जो एक अनुष्ठान के साथ किसी व्यक्ति, उस महिला को पहनाया गया है, इसलिए उसका नाम अब माला नहीं मंगलसूत्र है। ऐसे ही कोई तथ्य सामान्य तौर पर कैसा भी हो सकता है वो उस घटना के लिए हमको ऐसा लग रहा है कि सहायक हो, परंतु वो एक तथ्य है, परंतु वो सुसंगत तथ्य तब होगा जब इस अधिनियम के अनुसार धारा 6 से लेकर 55 तक दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार वो तथ्य किसी तथ्य से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो सुसंगत कहलाएगा। फिर वो सिंपल तथ्य नहीं कहलाएगा, सुसंगत तथ्य कहलाएगा। तो ऐसे सुसंगत तथ्य जो इस अधिनियम के अनुसार एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ा गया है, वही सुसंगत होंगे। जब हम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करते हैं, जब हम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हैं, तो हमें यह प्रतिबंध है कि हम सिर्फ विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दें। तो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देंगे तो कौन से तथ्यों का साक्ष्य देंगे? वही जो इस अधिनियम ने उस तथ्य के साथ उसको जोड़ा है। जैसे अगर किसी घटना को देखें तो उस घटना को घटित होने के लिए मोटिव जरूरी है, उस घटना को कारित करने के लिए आशय हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है, लापरवाही हो सकता है, उसको ऐसा करने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसा प्रसंग था कि उसने वो कार्य कर लिया। ये सब शब्द हमको धारा 6 से लेकर 55 तक सुसंगत के अध्याय में हमको प्राप्त होंगे, और वो इस प्रकार एक तथ्य दूसरे तथ्य से शामिल किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सुसंगत है। अगली परिभाषा इसमें दी गई है विवादक तथ्य की, डिस्प्यूटेड फैक्ट, विवादक तथ्य। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में विवादक तथ्य को इशू कहते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता में आरोप कहते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में इनको बनाने की विधि आदेश 10 और आदेश 14 नियम 1 से लेकर 7 तक है, और दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 211 में बताया गया है कि कैसे आरोप बनाए जाते हैं। अभी हम उस पर ना जाएं, परंतु विवादक तथ्यों के संबंध में हम पढ़ें तो तथ्य विवादक होते क्या है, इस परिभाषा को थोड़े आपको पढ़ने का एक तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि आपको ये सहायता प्रदान करेगा। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है। देखिए, के अंतर्गत आता है, इस शब्द का अर्थ वही है कि साक्ष्य विधि में इस शब्द का अर्थ हम ये लगाएंगे, ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से, यहां तक रोकिए, ये एक ब्रैकेट लगा लीजिए कि ऐसा कोई तथ्य जिस अकेले से, इस अकेले तथ्य से क्या होने वाला है, तो आखिरी लाइन पढ़ेंगे कि अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृति या विस्तार की उपमति अवश्यमेव होती हो। यानी प्रतिवादी के जवाब दावा से जो प्रश्न उत्पन्न हुए उन्हें भी विवादक तथ्य कहते हैं। तो ये विवादक तथ्य से हम प्रकरण के निराकरण पर उसके अस्तित्व अनस्तित्व योग्यता निर्योग्यता विस्तार जो भी प्रश्न का हल निकले वो निकालने के लिए जो प्रश्न पैदा हो उनको विवादक तथ्य कहते हैं। अगली परिभाषा इसमें दी गई है दस्तावेज की। दस्तावेज की परिभाषा अगर हम देखें तो दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों चिन्हों द्वारा एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो या जो उन विषयों के अभिलेखन के उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित हो या लाया जा सके। देखिए, इस परिभाषा को देखें तो इस परिभाषा में सिंपल एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि अकेला कागज पर लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। अगर अकेले कागज पर अंकित कोई चीज दस्तावेज नहीं। दस्तावेज हर उस चीज को कहेंगे जो किसी एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ से लिखा गया, चाहे वो अंकों के रूप में हो, चाहे शब्दों के रूप में हो, चाहे कोई चिन्ह के रूप में हो, चाहे कोई आंकड़े लिखे गए हो, वो सब एक दस्तावेज है। चाहे कोई रंग लगा हुआ हो, जैसे इस टेबल पर परीक्षा के लिए अनुक्रमांक लिखे हैं,
तो इस बात का ये दस्तावेज है कि इस अमुक क्रमांक का व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा। किसी दस्तावेज पर कोई लेख लिखा है किसी कागज पर, तो वो एक दस्तावेज है कि वो कागज इस काम में प्रयोग किया जा सकेगी दस्तावेज। परंतु प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि ये बनाया क्यों गया है। या तो ये इसलिए बनाया गया है कि साक्ष्य में काम आए। जैसे मैं अगर आपसे कोई जमीन खरीदूं, आप कोई जमीन बेचो, तो हम दोनों ने मिलकर इसका एक इकरारनामा, संविदा लिखित कर ली। तो ये लिखित संविदा इस बात का दस्तावेज है कि हम दोनों का आशय है कि जब भी किसी विधिक कार्रवाई में आवश्यकता पड़े तो इस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकेंगे। परंतु कोई दस्तावेज ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो साक्ष्य के लिए ही बनाया गया है, परंतु वो साक्ष्य में प्रयुक्त हो सकता है या उसका साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना आशा है, तो वो भी एक दस्तावेज। कई बार हम कोई चीज डॉक्यूमेंट के रूप में कोई चीज हमारे पास रखी है, जैसे हम देखें कि रेल यात्रा की कोई टिकट हमारे पास रखी है। हमने रेल यात्रा की टिकट तो सिर्फ इसलिए खरीदी थी कि हम यात्रा कर सकें, परंतु अगर हमारे ऊपर उस जिस दिन हमने यात्रा की उस दिन का कोई आरोप लगा गया कि आपने फलाना अपराध किया, तो हम वो टिकट इस आशय से प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम उस अपराध वाले स्थान पर नहीं थे, तो वो टिकट हमारा वहां दस्तावेज के रूप में उपयोग आना आश्रित है, इसलिए वो एक दस्तावेज है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ पर कोई भी सामान, कोई भी अंक, कोई भी शब्द, कोई भी चिन्ह लिखा हो, अंकित किया गया हो, अगर वो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तो न्यायालय के समक्ष उसे दस्तावेज के रूप में ही पढ़ा जाएगा। अब पढ़ेंगे कैसे, ये प्रक्रिया आगे दी गई। कब पढ़ेंगे, ये प्रक्रिया आगे दी गई। तो अगली परिभाषा इसमें दी गई है साक्ष्य की। साक्ष्य की अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई, पूरा निर्धारण करने का अधिकार न्यायालय को दिया है। तो वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने समक्ष द्वारा किए जाने के लिए अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, वो मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। अगर कोई न्यायालय के सामने, यहां अगर देखें इस परिभाषा को, तो यहां ये कह दिया गया है कि न्यायालय के सामने जो भी प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय अनुज्ञा दे दे वो सब मौखिक साक्ष्य है। लेकिन आगे सूत्र बता दिए हैं कि न्यायालय अपने समक्ष क्या पेश करने की अनुमति देगा, सुसंगत तथ्य, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ निर्धारण करने का अधिकार न्यायालय को दिया है कि वो तथ्य जो साक्ष्य रूप में पेश किया जा रहा है उस विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से कितना संसक्त है, तो ही वो पेश करने की अनुमति दी जाएगी, वही साक्ष्य कहलाएगी। दूसरा लिखा है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। यहाँ कोई प्रकृति नहीं दी गई, जो भी दस्तावेज न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा वो दस्तावेजी साक्ष्य, जो न्यायालय के सामने मौखिक रूप से पेश करने की अनुमति दी जाएगी वो मौखिक साक्ष्य। हाँ, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मौखिक साक्ष्य क्या होती है और दस्तावेजी साक्ष्य क्या होती है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। धारा 59, 60, 61 में इनका अध्ययन करेंगे। तो ये परिभाषा भी अगर देखी जाए तो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे एक परिभाषा दी गई है इसमें, दोस्तों ये जो साक्ष्य की परिभाषा है, इस साक्ष्य की परिभाषा के बाद इस 3 परिभाषा महत्वपूर्ण है, साबित, साबित नहीं और ना साबित। इसको हम अगले सत्र में, अगले एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साबित, ना साबित और साबित नियम को समझने के लिए थोड़ा वक्त हमको लगेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन हमारे इन वीडियो को इस श्रृंखला में देखें, पढ़ें, मनन करें। मैं आपको ये बात यहाँ और स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि परीक्षा के लिए सबसे पहले प्राथमिक पढ़ाई बेयर से करना चाहिए। आप बेयर ले लें और जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि पेंसिल की नोक लगाकर लगातार पढ़ना चालू करें। आप पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जहाँ जिस विषय पर आपको दिक्कत आएगी, जब एक स्टेज आपकी पढ़ते पढ़ते ऐसे आ जाएगी कि आप खुद उस विषय को समझने लगोगे और तकनीकी रूप से उन शब्दों की सही व्याख्या और अर्थ की समस्या आएगी, तो आपको ये सरलता प्रदान करने के लिए वीडियोज उपलब्ध हैं। तो कृपया पढ़ना प्रारंभ करें। और अभी चूँकि हमारे स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं,
तो सबसे अच्छा अवसर है कि हमें अधिक से अधिक बार अपने बेयर एक्ट का रिवीजन कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ध्यान रहें। नमस्कार।